हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। अब ये जो रेशियो एनालिसिस है, वैसे तो यहाँ पर हमारे लिए ये न्यू चैप्टर नहीं है, क्योंकि हमने ये चैप्टर यहाँ पे 12th क्लास में भी स्टडी किया है। ओके, अब यहाँ पर रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हमारी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने रेडी किए हैं, प्रिपेयर किए हैं, अब हमें उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट्स, ये सब प्रिपेयर हो गई। अब उसके बाद हमें उन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स हमने रिकॉर्ड किए हैं, उन आइटम्स का हमें एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। इससे पहले हमने जो चैप्टर कंप्लीट किया था, कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट, वहां हमने क्या किया था, वहां हमने यहाँ पर ईयर वाइज कंपैरिजन किया था। मतलब हमारी कंपनी के यहाँ पर जो 2 इयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनके बीच में हमने कंपैरिजन किया था। लेकिन हमें रेशियो एनालिसिस के अंदर ईयर वाइज कंपैरिजन नहीं करना, यहाँ हमें यहाँ पर आइटम वाइज कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पर रेशियो एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी हमारे पास में न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, मतलब जो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन अमाउंट में, वैल्यू में गिवन है, हमें उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इनके बीच में फेवरेबल रिलेशनशिप है या फिर इनके बीच में अनफेवरेबल रिलेशनशिप है, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है। अब ये जो रेशियो है, ये रेशियोज मोस्टली किनके यूज में आते हैं? अब यहाँ पर ये इन रेशियोज को यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। भाई हमें यदि कुछ भी डिसाइड करना है, हमें कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए रेशियो की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो अब रेशियो के अंदर ओनर और इन्वेस्टर्स, ये किसके यूज आते हैं? जो भी हमारी कंपनी के ओनर है या फिर हमारी कंपनी में जो फंड्स प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स, उनके रेशियो ये काम आते हैं। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स के रेशियो काम आते हैं, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स के रेशियो काम आते हैं। तो यहाँ पर इन लोगों के रेशियोज बहुत काम आते हैं, यूजफुल रहते हैं। क्यों रहते हैं यूजफुल? क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है, जो हमारी कंपनीज के अंदर फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं, फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमारे यहाँ पर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे फंड प्रोवाइड करते हैं। जैसे आरओई वगैरह, यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, उनको चेक करके फिर ही वो हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है, वो हमारे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियोज वगैरह को देखते हैं, उसके बेसिस पे वो हमें क्या करते हैं, क्रेडिट में गुड्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स मतलब जो बैंक्स वगैरह हैं, यहाँ पर जो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, वो हमारी डेप्ट वगैरह के रेशियोज के बेसिस पे हमें लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर उनके लिए यूजफुल है। फिर आता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? रेशियो कैलकुलेट करने के पीछे राज क्या है, मतलब मेन ऑब्जेक्ट क्या है? लिक्विडिटी पोजीशन चेक करना, हमारी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, मतलब हमारी कंपनी के पास में यहाँ पर कितना करंट असेट्स है, कितनी करंट लाइबिलिटीज है, करंट असेट्स में भी यहाँ पर लिक्विड असेट्स क्या क्या है, जिसे हम एनी टाइम किसी भी टाइम कैश में कन्वर्ट कर सकें, ये सब चीज चेक करना। तो रेशियो एनालिसिस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द फर्म। इट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। अब लिक्विडिटीज रेशियोज कौन से होते हैं? जो हमारे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं। ओके, है ना, वो अभी अपन आगे क्लासिफिकेशन जब टाइप्स में आएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि लिक्विडिटी रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज इंक्लूड होते हैं। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, मतलब हमारी कंपनी के अंदर यहाँ पर जो भी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है, उन डेब्ट्स का, उन बोरोइंग्स का हम पेमेंट कितने टाइम में पे कर पाएंगे, क्या पेमेंट पे करने के लिए हम कैपेबल है या नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज के बेसिस पे हमें मालूम चलता है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज रेशियोज, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रेशियो क्या बताता है कि हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो कंपनी है, वहां पर जो रेगुलर बेसिस पे हमारी जो ऑपरेटिंग साइकिल वर्क करती है, काम करती है, उस ऑपरेटिंग साइकिल को, उस ऑपरेटिंग प्रोसेस को क्या हम कंप्लीट कर पाएंगे, उस ऑपरेटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या क्या सोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ये हमें ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रेशियो के बेसिस पे मालूम चलता है। रेशियो एनालिसिस डिटरमाइन द डिग्री ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ असेट्स। मतलब हमारी कंपनी का जो मैनेजमेंट है और जो भी असेट्स है, हम उनको किस बेसिस पे यूटिलाइज करते हैं, उनको यूज हम कैसे करते हैं, ये हमें ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रेशियो के बेसिस पे पता चल जाता है।
फिर आता है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में ऑलमोस्ट सारे रेशियोज कवर होते हैं, जिसके अंदर हमारी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और आरओआई वगैरह, इनके बेसिस पे हमें अपनी कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी का नॉलेज मिल जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है। इंटर फर्म कंपैरिजन के भी यूज आता है। यदि हम अपनी फर्म का किसी अदर फर्म या हमारे कॉम्पिटिटर के साथ में यदि हम कंपैरिजन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें भी रेशियो हेल्पफुल होते हैं। ओके, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। अब सिग्निफिकेंस की हम बात करें तो अभी हमने यहाँ पर जब डेफिनेशन रेशियो की यहाँ पर जो डेफिनेशन हमने स्टडी की थी, उसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि ये रेशियो जो है वो मोस्टली ज्यादातर किन लोगों के लिए यूजफुल है, जिसमें मैंने कहा था ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स और फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स। ओके, तो अब यहाँ पर वही तीनों पॉइंट्स आ चुके हैं। कॉमर्शियल बैंकर्स जो हमारे फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स हैं यहाँ पर, उनके लिए रेशियो ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो हमारी कंपनी को क्या कर रहे हैं, डेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो लोन देने से पहले वो हमारे किन रेशियोज पे फोकस करेंगे, चेक करेंगे, तो वो हमारा करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, टर्नओवर ऑफ रिसीवेबल्स रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इनके बेसिस पे हमें यहाँ पर वो डेप्ट प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं कि भाई हम लोन दे तो दें इनको, लेकिन क्या ये लोग लोन का रिपेमेंट टाइमली पे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ये भी तो उनको देखना होता है। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स रेशियो। अब जो भी हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स सप्लायर्स हैं, जिनसे हम रॉ मटेरियल यहाँ पर बल्क में परचेज करते हैं और वो भी क्रेडिट उधार के बेसिस पे, तो यहाँ पर वो किन रेशियोज के बेसिस पे हमें यहाँ पर क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रेशियो, फिक्स्ड असेट्स टू नेटवर्थ, फिक्स्ड असेट्स टू लॉन्ग टर्म डेब्ट, फिक्स्ड असेट्स टू कैपिटलाइजेशन रेशियो के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं। इन्वेस्टर्स जो हमारी कंपनी में फंड्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो किन रेशियोज के बेसिस पे यहाँ पर फंड प्रोवाइड करते हैं, वो किन रेशियोज को चेक करते हैं, उन पर फोकस रखते हैं, तो वो आपका अर्निंग पर शेयर रेशियो, ठीक है, उसके अलावा मार्केट प्राइस पर शेयर, आपकी यहाँ पर शेयर्स के बेसिस पे आपकी अर्निंग क्या हो रही है, ठीक है, आपके शेयर्स की मार्केट में क्या प्राइस है, आपके शेयर्स की प्राइस में फ्लक्चुएशन किस बेसिस पे होता है, आपका प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है, इन सबको वो चेक करते हैं। फिर उसके बाद अब ये स्टार्टिंग में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे थ्योरेटिकल टाइप, जो मैंने आपको अभी क्लियर कर दिए हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज की हम बात करें कि हम रेशियोज को यहाँ पर क्लासिफाई मतलब उनका डिवाइडेशन हम कितने पार्ट्स में कर सकते हैं। तो रेशियोज का डिवाइडेशन होता है स्टूडेंट्स, हम रेशियोज को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सेकंड आता है एक्टिविटी रेशियो, ठीक है, एक्टिविटीज रेशियो को हम टर्नओवर रेशियोज भी कहते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो को भी 2 पार्ट्स में आगे डिवाइड किया जाएगा, एक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और एक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल आता है आपका वैल्यूएशन एंड पे आउट रेशियोज। ओके, तो अब स्टूडेंट्स सबसे फर्स्ट है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इसके नेम से ही थोड़ा हमें हिंट मिल रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमें अपनी कंपनी के जितने भी टाइप्स के प्रॉफिट्स हैं, रिटर्न्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम प्रॉफिट और रिटर्न दोनों को इंक्लूड करते हैं। तो हमारी कंपनी के जो रिटर्न्स एंड प्रॉफिट्स हैं, ठीक है, हमें उनका रेशियो कैलकुलेट करना है। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में पहले तो हमारी कंपनी के जो ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग वर्किंग के बेसिस पे जो प्रॉफिट्स हमारी कंपनी अर्न करती है, तो ऑपरेटिंग प्रोसेस के ऊपर हमारी कंपनी कौन कितने टाइप के प्रॉफिट्स अर्न करती है। सबसे पहले हमारी कंपनी के अंदर जो हमारा ऑपरेटिंग प्रोसेस समझ गए, ऑपरेटिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि हमारी कंपनी जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और उस गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में सेल आउट कर रही है, तो उस गुड्स को बनाने से लेकर सेल करने तक का जो प्रोसेस है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रोसेस है। उस ऑपरेटिंग प्रोसेस में हमें सबसे फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट होता है, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट। ओके, तो अब जैसे सबसे फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब यहाँ पर ये जितने भी ऑपरेटिंग प्रोसेस पे जो प्रॉफिट्स हमें अर्न होते हैं, अराइज होते हैं, इन सबका रेशियो हमेशा याद रखना सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। मतलब प्रॉफिट का हम कंपैरिजन सेल्स के साथ करते हैं, जो भी हमारी नेट सेल्स है, हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसके साथ हम प्रॉफिट्स का कंपैरिजन करके और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है भाई, टोटल सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। जो भी हमारी कंपनी की टोटल सेल्स है
जब उसमें से हम सेल्स रिटर्न को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट सेल्स आ जाता है, मल्टीप्लाई 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट होता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, डिवाइड नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट, अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपके पास में क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट गिवन है ऑलरेडी तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो आपको कैलकुलेट करना होगा। अब इसकी कैलकुलेशन आप कैसे करते हैं? इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको यहाँ पर नेट सेल्स लेस सीओजीएस, मतलब जब आप अपनी कंपनी की नेट सेल्स में से आप सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करते हैं तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। अब ये सीओजीएस क्या होता है? सीओजीएस मतलब कि जो भी गुड्स आप बना रहे हैं वो आप सेल के लिए बना रहे हैं। भाई जो भी गुड्स आप बना रहे हैं उसको आपको सेल आउट करना है, सोल्ड करना है। तो यहाँ पर गुड्स को सेल आउट करने तक की जो कॉस्ट है, बनाने से लेकर सेल करने तक की जो भी एक्सपेंसेस या कॉस्ट है, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की भी कैलकुलेशन होती है, ध्यान रखना। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होता है स्टूडेंट्स? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम यहाँ पर टू टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके भी दो फॉर्मूले यूज होते हैं, ठीक है। अब सीओजीएस कैसे कैलकुलेट होता है? यदि हम सीओजीएस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कैलकुलेशन समझें तो एक तो इसकी कैलकुलेशन होती है नेट सेल्स माइनस जीपी। नेट सेल्स में से जीपी लेस कर देंगे तो सीओजीएस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीपी तो है ही नहीं हमारे पास, तो फिर सीओजीएस कैसे कैलकुलेट होगा? तो विदाउट जीपी सीओजीएस कैलकुलेट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, फिर नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर विदाउट जीपी के हम सीओजीएस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? विदाउट जीपी के हम सीओजीएस यहां पर इस फॉर्मूले के बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो जब नेट सेल्स में से जीपी को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या कैलकुलेट होगा? तो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा नेट सेल्स में जीपी लेस करते ही सीओजीएस, और नेट सेल्स में से सीओजीएस को लेस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट जीपी कैलकुलेट होता है। फिर आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट मतलब हमारी कंपनी का फाइनल प्रॉफिट, फाइनल रिजल्ट। अब नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? नेट प्रॉफिट डिवाइड नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब मैंने आपसे ये कहा कि ये जितने भी ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग प्रोसेस पे जो प्रॉफिट हमें अर्न हो रहे हैं, वो सारे प्रॉफिट्स का हमें सेल्स के साथ कंपैरिजन करना है, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट हो, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होती है? तो मैंने भी क्या कहा आपसे कि नेट प्रॉफिट हमारी कंपनी का फाइनल रिजल्ट, फाइनल प्रॉफिट है। और फाइनल प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि हम हमारी रेवेन्यू में से जब ऑल एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, सभी टाइप के एक्सपेंसेस हम रेवेन्यू में से रिड्यूस कर देंगे, लेस करेंगे, तो हमारे पास फाइनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। तो अब हमें करना क्या है? हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है, उस ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी जो भी रिमेनिंग एक्सपेंसेस है, ग्रॉस प्रॉफिट किस टाइप के एक्सपेंसेस के ऊपर यहाँ पर अराइज होता है? ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे। जब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो क्या कैलकुलेट होता है? जीपी। और जब यहाँ पर जीपी में से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो यहाँ पर हमें जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी लेस करना है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी लेस करना है, और ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करना है, जिससे हमारे पास फाइनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दूं, ठीक है। ये चीजें वैसे तो एक्चुअली के अंदर अकाउंटिंग में बता दी जाती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कि स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। तो सबसे फर्स्ट कौन सा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है? ग्रॉस प्रॉफिट। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे हम कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ऑपरेटिंग। और सबसे लास्ट में कैलकुलेट होता है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर सीक्वेंस वाइज हम यदि बात करें तो सबसे फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग और फिर नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे यदि हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखे, समझे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो वही आपका नेट सेल्स पे कैलकुलेट होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आपका कैलकुलेट होगा स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला यूज होगा इसमें। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है स्टूडेंट्स? ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? एक मिनट, मैं इसको पूरा प्रॉपर्ली एक बार शो कर दूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपके स्टडी मटेरियल के अंदर इसको लेकर कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लेना साथ साथ। चलिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट में से। ग्रॉस प्रॉफिट जो है उसमें से आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स को एडजस्ट करना है। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे और ऑपरेटिंग इनकम्स ऐड करेंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट से पहले कैलकुलेट होता है ना? भाई मैंने अभी क्या कहा था, सीक्वेंस वाइज, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, फिर ऑपरेटिंग और फिर नेट, है ना? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट से पहले कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन में हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम्स को ही एडजस्ट करेंगे, तो हमारे पास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कि एक्सपेंसेस रेशो। अब यहां पर हमारे जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे कि हमारा सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो भी एक्सपेंसेस है। उसके अलावा हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब इसका भी आपको नॉलेज होना जरूरी है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम इन एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम इंक्लूड करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें हम इंक्लूड करते हैं एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस एक्सपेंसेस हैं वो ऑपरेटिंग है, और सेकंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो इन एक्सपेंसेस को हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं, इन एक्सपेंसेस को एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और इनके अलावा जितने भी अदर एक्सपेंसेस है वो हमारे नॉन ऑपरेटिंग है ना? भाई मैंने भी क्या कहा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग, है ना? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको याद हो तो उनको आपने कहाँ रिकॉर्ड किया था? पी एंडल में। भाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हैं और इनडायरेक्ट को पी एंडल में करते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के टू टाइप्स होते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग में तो हम इंक्लूड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉन ऑपरेटिंग में हम इंक्लूड करते हैं, अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के सर कुछ एग्जांपल्स बताइए। बिल्कुल बताते हैं, देखिए नॉन ऑपरेटिंग के एग्जांपल है कि लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड असेट्स और इन्वेस्टमेंट्स को सेल करने पर यदि आपको लॉस इंकर्ड हुआ है तो वो आपके लिए नॉन ऑपरेटिंग है। उसके अलावा डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, अब डिविडेंड भी टू टाइप्स के होते हैं, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ठीक है? हाँ, अब सर ये डिविडेंड टू टाइप्स के होते हैं, क्या इसकी भी नॉलेज रखना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अभी इसके बाद में आप जब फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर स्टडी करेंगे तो वहां पे आपके सामने प्रपोज डिविडेंड भी होगा और इंटरिम डिविडेंड भी होगा, ठीक है? डिविडेंड पेड, उसके अलावा यहाँ पर आपका लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, मतलब एबनॉर्मल जो लॉसेज हैं यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर इंटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ। तो इस टाइप के जो भी एक्सपेंसेस हैं ये आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। कौन से एक्सपेंसेस है? नॉन ऑपरेटिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इस टाइप के एक्सपेंसेस आपके नॉन ऑपरेटिंग है। तो यहाँ पर हमें नॉलेज होना चाहिए कि भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम किन एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग में हम किन एक्सपेंसेस को
शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे, इसका हमें पता होना चाहिए। चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे जो भी एक्सपेंसेस रेशियोज हैं उसमें एक तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो फाइंड आउट होगा, है ना। एक्सपेंसेस रेशियोज भी सेल्स के बेसिस पे ही कैलकुलेट होंगे, तो सीओजीएस डिवाइड नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। और उसके अलावा सेकंड क्या कैलकुलेट होगा इसमें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम इंक्लूड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को, बस। अब ये जो हमारे ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग प्रोसेस पे जो भी हमारे प्रॉफिट्स थे और एक्सपेंसेस थे, उनका रेशियो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रोसेस में जो भी रेशियो कैलकुलेट होगा, चाहे वो आपका प्रॉफिट रेशियो हो, एक्सपेंसेस रेशियो हो, वो सेल्स के बेसिस पे कैलकुलेट होगा। अब आते हैं हम यहाँ पर कि हमारी कंपनी की जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारी कंपनी में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है, चाहे वो प्रोप्राइटर ने इन्वेस्ट किया हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हो, किसी ने भी इन्वेस्ट किया हो, भाई यहाँ पर एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए बार बार कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंपनी में चाहे प्रोप्राइटर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, तो उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम कैपिटल भी कहते हैं, हमारी कंपनी का नेटवर्थ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब उस कैपिटल एम्प्लॉयड नेटवर्थ पे हमें जो भी प्रॉफिट राइज हो रहा है, अब हमें उनका रेशियो फाइंड आउट करना है, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स के भी देखिए टू पार्ट्स है, एक तो रिटर्न ऑन असेट्स और एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके, और रिटर्न ऑन इक्विटी, तीन पार्ट है, सॉरी। तो ये तीनों रेशियो हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में स्टडी करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में सबसे फर्स्ट है रिटर्न ऑन असेट्स, मतलब हमारी कंपनी की जो भी टोटल असेट्स है, या तो टोटल असेट्स या नेट असेट्स, उस पे हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी कंपनी में जो भी टोटल असेट्स है, अब यदि हम टोटल असेट्स के बारे में बात करें, तो एक कंपनी में टोटल असेट्स में हम किन किन असेट्स को इंक्लूड करते हैं, ऑल टाइप ऑफ असेट्स को इंक्लूड करते हैं। और असेट्स के टाइप्स होते हैं नॉन करंट और करंट। तो टोटल असेट्स की हम बात करें तो टोटल असेट्स में हम नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स दोनों को इंक्लूड करेंगे, या फिर हम टोटल असेट्स ना लेकर नेट असेट्स लेना चाहते हैं, तो नेट असेट्स में हम इंक्लूड करते हैं इनको। नेट असेट्स में भी हम क्या करेंगे, हमारी जो टोटल असेट्स है उसमें से हम करंट लाइबिलिटीज को लेस कर देते हैं। तो टोटल असेट्स में से जब करंट लाइबिलिटीज आप लेस करते हैं, तो आपके पास कैलकुलेट होती है नेट असेट्स, क्या होती है, नेट असेट्स। तो यहाँ पर ये जो रिटर्न ऑन असेट्स फर्स्ट रेशियो है आपका, आरओआई का जो पार्ट है फर्स्ट, इसको आप टोटल असेट्स के बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और आप नेट असेट्स। अब रिटर्न ऑन असेट्स में आपको कंपैरिजन करना है आपकी कंपनी का ईबीआईटी, मतलब जो फाइनल प्रॉफिट है। ईबीआईटी मतलब क्या होता है, ईबीआईटी मतलब होता है नेट प्रॉफिट। क्या होता है, नेट प्रॉफिट, है ना, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको हम बोलते हैं ईबीआईटी, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का क्या मतलब होता है, कि वो नेट प्रॉफिट जिसमें से अभी तक हमने इंटरेस्ट और टैक्स को रिड्यूस नहीं किया है, लेस नहीं किया है। इंटरेस्ट किसका, कोई डेप्ट वगैरह का, लोन वगैरह का इंटरेस्ट। तो यहाँ पर यदि अभी तक हमने अपनी अर्निंग में से इंटरेस्ट और टैक्स को लेस नहीं किया, तो इंटरेस्ट और टैक्स लेस करने से पहले की जो अर्निंग है वो ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रिटर्न ऑन असेट्स है, इसका भी यहाँ पर रेशो दो टाइप से कैलकुलेट होता है, एक तो पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन नेट असेट्स और एक प्री टैक्स रिटर्न ऑन नेट असेट्स। पोस्ट और प्री मतलब कि पोस्ट में तो टैक्स लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचा है उसका रेशियो फाइंड आउट करना है, और प्री टैक्स रिटर्न में आपको टैक्स लेस करने से पहले का जो आपका प्रॉफिट है ना, उसका आपको रेशियो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर पोस्ट रिटर्न ऑन नेट असेट्स में अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पोस्ट है, पोस्ट टैक्स, पोस्ट मतलब ईबीआईटी में से टैक्स को लेस करना है।
तो ईबीआईटी में से आप टैक्स माइनस कर दीजिए, 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है, डिवाइड टोटल असेट्स या नेट असेट्स मल्टीप्लाई 100। क्योंकि मैंने क्या कहा था अभी आपको कि रिटर्न ऑन असेट्स में आप टोटल असेट्स भी यूज कर सकते हैं और नेट असेट्स भी यूज कर सकते हैं। प्री टैक्स रिटर्न ऑन नेट असेट्स में क्या करना है, टैक्स लेस करने का से पहले का जो ईबीआईटी प्रॉफिट है, ठीक है, वो आपको यूज करना है और डिवाइड वही टोटल असेट्स या नेट असेट्स मल्टीप्लाई 100। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर ईबीआईटी का मतलब वही नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और टोटल असेट्स नॉन करंट असेट्स प्लस, और नेट असेट्स की डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पे, नेट असेट्स आर टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फिर आता है नेक्स्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके भी दो पार्ट है, वही पोस्ट टैक्स रिटर्न और प्री टैक्स रिटर्न। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले में तो हमने हमारी टोटल असेट्स के बेसिस पे रेशियो फाइंड आउट किया था रिटर्न का, इसमें हमें रिटर्न का रेशियो कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो गया हमारी नेट असेट्स के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, नेट असेट्स। क्यों, अब देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि हमारी कंपनी के पास जितना भी टोटल फंड टोटल कैपिटल अवेलेबल है वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होता है, यदि हम कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन समझें तो एक तो इसकी कैलकुलेशन होती है शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, ठीक है। और सेकंड इसकी कैलकुलेशन होती है टोटल असेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट हमने बनाई है, बैलेंस शीट में टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल असेट्स दोनों साइड हमेशा इक्वल होती है, मैच होती है। अब यदि हम यहाँ पर शेयर होल्डर फंड और प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट करेंगे तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कभी भी शॉर्ट टर्म डेप्ट किसको कहते हैं, करंट लायबिलिटीज को कहते हैं, उसको शामिल नहीं किया जाता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में शॉर्ट टर्म डेट मतलब करंट लायबिलिटीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो यदि हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखें तो उसमें भी हमने करंट लायबिलिटीज को इंक्लूड नहीं किया, और सेकंड वाले फॉर्मूले के अंदर भी हमने टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटीज को लेस कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया। तो मतलब करंट लायबिलिटीज तो दोनों में से किसी भी फॉर्मूले में नहीं आने वाली। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड में हम शॉर्ट टर्म डेट करंट लायबिलिटीज को शामिल नहीं करते हैं, वहां पे सिर्फ ओनली जो हमारे शेयर होल्डर फंड मतलब जो इक्विटी और जो हमारे डेब्ट्स हैं लॉन्ग टर्म, सिर्फ उनको ही इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि डेब्ट भी दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में शॉर्ट टर्म डेब्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, पोस्ट टैक्स रिटर्न मतलब टैक्स लेस करने के बाद का जो रिटर्न बचा है ईबीआईटी, ईबीआईटी लेस टैक्स डिवाइड डेब्ट प्लस इक्विटी, और प्री के अंदर ईबीआईटी में से टैक्स को लेस नहीं करना, ठीक है, डिवाइड डेब्ट प्लस इक्विटी। फिर आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर हमें क्या करना है, हमारी कंपनी का जो शेयर होल्डर फंड है, इक्विटी का मतलब हो गया यहाँ पर शेयर होल्डर फंड, यहाँ हमें डेप्ट नहीं लेना, यहाँ हमें सिर्फ ओनली क्या यूज करना है, शेयर होल्डर फंड यूज करना है। तो हमारी कंपनी का जो शेयर होल्डर फंड है क्या है, शेयर होल्डर फंड, सिर्फ उसी का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड इक्विटी, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। अब पॉइंट ये आता है फ्रेंड्स, कई बार क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ पर यही चाहता हूं कि हर एक टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट वाइज लॉजिकल वाइज आपके माइंड में सेट हो, है ना। तो अब मैं देखो आपको बता दूं कि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना इस रिटर्न वाले रेशियोज में कंफ्यूज कहाँ होते हैं, बोले सर कौन से रिटर्न वाले रेशियो में कौन सा प्रॉफिट यूज करना है ये मालूम नहीं चल पाता। जैसे रिटर्न ऑन टोटल असेट्स में जो प्रॉफिट यूज करना है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन सा प्रॉफिट यूज करना है, या रिटर्न ऑन इक्विटी में कौन सा प्रॉफिट यूज करना है, ये बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं मैं यहाँ पर, समझना स्टूडेंट्स, ये जो स्टार्टिंग के दो रेशियो है आपके, जिसमें एक तो है आपका रिटर्न ऑन असेट्स और दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो स्टार्टिंग वाले टू रेशियोज है ना
रिटर्न ऑन असेट्स और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों में हमें जो भी रिटर्न का रेशियो कैलकुलेट करना है, रिटर्न परसेंटेज जो कैलकुलेट करना है, रिटर्न की जो रेट कैलकुलेट करनी है, वो हमें इन दोनों में टोटल असेट्स मतलब नेट असेट्स के बेसिस पे तो रिटर्न की रेट कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स अब देखो, अब रिटर्न ऑन असेट्स और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर हम बात करें, तो मैंने अभी क्या कहा था आपसे कि इसकी कैलकुलेशन के लिए हम दो फॉर्मूले यूज में लेते हैं। एक तो हम फर्स्ट फॉर्मूला तो ये यूज कर सकते हैं कि शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेप्ट, है ना, यही फॉर्मूला यूज करते हैं। और सेकंड होता है टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। दोनों फॉर्मूले से जो भी अमाउंट कैलकुलेट होगा वो सेम ही आएगा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने कहा कि नेट असेट्स, जो हमारी नेट असेट्स है जिसके बेसिस पे ये दोनों रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं, उस नेट असेट्स में शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेप्ट आता है। अब शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेप्ट आता है, तो शेयर होल्डर फंड्स की बात करें तो शेयर होल्डर फंड में शेयर होल्डर का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और फंड्स का मीनिंग होता है रिजर्व एंड सरप्लस। फंड्स का मतलब होता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस किसका होता है? जो कंपनी के ओनर है उनका ही होता है। लॉन्ग टर्म डेप्ट का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म लोन्स और डिवेंचर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यदि आप रिटर्न का रेशियो, रिटर्न की रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, और रिटर्न की रेट आप किस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं? नेट असेट्स पे, है ना। और नेट असेट्स में हम इंक्लूड करते हैं किनको? शेयर होल्डर और लॉन्ग टर्म डेप्ट। मतलब मैं यहां लिख दूं कि हम यहां पर इसमें इंक्लूड कर रहे हैं एक तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिवेंचर्स को हम शामिल कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर इन तीनों का जो कंपनी में प्रॉफिट होता है, इन तीनों का कंपनी में क्या लालच होता है, क्या प्रॉफिट होता है? तो इन तीनों का प्रॉफिट होता है, जिसमें इन दोनों का तो होता है डिविडेंड, क्योंकि इन दोनों को तो कंपनी के प्रॉफिट्स में से क्या अलाउ किया जाता है। और इसका लालच क्या होता है कंपनी में, इसका क्या प्रॉफिट होता है, क्या स्वार्थ होता है? इंटरेस्ट, है ना। तो यदि हम इनके प्रॉफिट, इन लोगों के, इन तीनों लोगों के प्रॉफिट्स का परसेंटेज या रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहां पर जो हमारी कंपनी का फाइनल प्रॉफिट है, उस फाइनल नेट प्रॉफिट में इन तीनों का प्रॉफिट तो शामिल होना ही चाहिए ना भाई। यदि हम यहाँ पर इन तीनों लोगों के प्रॉफिट की रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, देखो हमने यहाँ कौन सा प्रॉफिट यूज में लिया इन दोनों फॉर्मूले में? ROA और ROCE, दोनों में हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यूज कर रहे हैं, EBIT। मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से अभी तक न तो हमने इंटरेस्ट को माइनस किया, ना हमने टैक्स को माइनस किया, मतलब दोनों के प्रॉफिट को हम शामिल करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें इनके प्रॉफिट का ही तो रिटर्न का रेट मालूम करना है, इनके प्रॉफिट का ही तो रेट मालूम करना है। तो इसलिए इनका प्रॉफिट तो उस नेट प्रॉफिट में, फाइनल प्रॉफिट में इंक्लूड होना चाहिए। तो यहां पर ध्यान रखना कि जो भी रेशियो नेट असेट्स के बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, नेट असेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें इक्विटी, प्रेफरेंशियल और डिवेंचर, इन तीनों का प्रॉफिट शामिल होना चाहिए। आप इनके प्रॉफिट्स को उसमें से एक्सक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नेट असेट्स के अंदर ये तीनों ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब जब हम लास्ट वाले पे आए, अब लास्ट वाला रेशियो क्या था? रिटर्न ऑन इक्विटी। अब इक्विटी मतलब सिर्फ इक्विटी, मतलब इसमें से डिवेंचर गया, है ना, इसमें से गया। मतलब मैंने यहाँ इक्विटी का मतलब क्या समझाया था? शेयर होल्डर फंड। यहाँ इक्विटी का मतलब मैंने समझाया था शेयर होल्डर फंड। क्या समझाया था? तो शेयर होल्डर फंड में हम डिवेंचर्स को तो इंक्लूड करते ही नहीं है ना भाई। शेयर होल्डर फंड्स में लॉन्ग टर्म डेप्ट तो आते ही नहीं है। तो शेयर होल्डर फंड में अब कौन बचा? अब बचे सिर्फ दो आदमी। एक आदमी को साइड में कर दिया हमने, किसको साइड किया? डिवेंचर को। अब बचा कौन? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पर हमें शेयर होल्डर फंड के बेसिस पर ये रिटर्न का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इस रिटर्न के अंदर हमें सिर्फ इन दोनों का रिटर्न, इन दोनों का प्रॉफिट ही इंक्लूड रखना है, शामिल रखना है। तो मतलब डिवेंचर्स को हटा दिया, तो डिवेंचर के प्रॉफिट को भी हटा दो। डिवेंचर का प्रॉफिट क्या था कंपनी में? इंटरेस्ट।
तो इसका मतलब हम कौन सा प्रॉफिट यूज करेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। भाई टैक्स जो होता है वो इन तीनों का ही प्रॉफिट नहीं होता, टैक्स तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, वो तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब पहले हमने ईबीआईटी में से, पहले हमने क्या किया, पहले हमने ईबीआईटी में से, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से किसको हटाया? डिवेंचर के प्रॉफिट को हटाया, क्योंकि डिवेंचर इसमें शामिल ही नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे ही हमने ईबीआईटी में से इसका प्रॉफिट हटा दिया, डिवेंचर का इंटरेस्ट, तो हमारे पास बचा अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी। ईबीटी के अंदर से हमने गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट है, हमारी कंपनी में रेवेन्यू है, टैक्स, वो हटा दिया, तो हमारे पास बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स। और यहाँ देखो अर्निंग आफ्टर टैक्स ही यूज हो रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसमें सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर ही इंक्लूड है, वहां पे हमें कौन सा प्रॉफिट यूज करना है? हमें अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट यूज करना है। क्यों? क्योंकि उसमें से डिवेंचर का रिटर्न और गवर्नमेंट का रिटर्न, ये दोनों हम एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि इसमें हम डिवेंचर्स को शामिल नहीं करेंगे। इक्विटी में सिर्फ हम शेयर होल्डर फंड्स को ही शामिल करते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट इसमें नहीं आता, इसलिए लॉन्ग टर्म डेप्ट का रिटर्न भी यहां से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ये लॉजिक है। अब आता है स्टूडेंट्स आपके टर्नओवर रेशियोज, मतलब जिन्हें हम एक्टिविटीज रेशियोज कहते हैं। इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर है ना, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर, टोटल असेट्स टर्नओवर, ये सारे रेशियोज हमें स्टडी करने हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम इन रेशियोज को स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चैप्टर में आती है फॉर्मूले कैसे याद रखे जाए, तो इसलिए मैं आपको एक एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करता जा रहा हूं बिल्कुल डीपली, ठीक है ना, जिससे आपका ये चैप्टर आपके माइंड में सेट हो, क्योंकि इसमें इस चैप्टर में यूज आने वाली काफी सारी टर्म्स आपकी नेक्स्ट चैप्टर्स में भी रिपीट होगी, फंड फ्लो, कैश फ्लो, काफी जगह, तो इसको अच्छी तरीके से समझना है, ठीक है। बाकी फिर भी आपको लगता है कि कोई चीज और ज्यादा एक्सप्लेन की जाए तो आप बोल सकते हैं, वो और एक्सप्लेन कर दी जाएगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट रेशियो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।